देखो या सुमित, दो बातें हैं। देखो, एक बात तो सच्चाई है कि जो अभी अगर मोहम्मद यूनुस को जाना है तो दो इसको ऐसी शक्तियां हैं जो इसको बाहर फेंक सकती हैं। एक तो है इंटरनल, जो इंटरनल है। एक तो स्टूडेंट यूनियन जो लेके आई थी, जिसने एक प्रकार से आंदोलन किया था शेख हसीना के अगेंस्ट, वो मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। मोहम्मद यूनुस हर तरफ से फेल हो। हम्म। एक हो सकती है बांग्लादेश की फौज, और बाहर से किसने मदद करनी है इस बात में जो बार बार आप इशारा कर रहे हैं। अगर आप फैंस सीटर बन के बैठे रहेंगे एज ए इंडिया, अगर आप देखते रहेंगे कि क्या कुछ होगा, तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। हमें एक पॉजिटिव और एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, और मुझे लगता है भारत इसको कर रहा है। कई चीजें बताई नहीं जाती, वो की जाती हैं, और मुझे लगता है उसकी तरफ हो रहा है। क्योंकि ये सच्चाई है कि आप अगर इसको बिल्कुल बांग्लादेश को छोड़ देंगे मोहम्मद यूनुस के हाथ में, तो मोहम्मद यूनुस वाकई चीन की तरफ ले जा रहा है। और हम्म। यही नहीं, अभी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, वो भी आ रहे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की आईएसआई आ चुकी है वहां पर। चिटागोंग हिल्स की एक प्रकार से उन्होंने रैकी कर चुके हैं। वो रंगापार जो जगह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक, वहां लेके गए हैं। तो वाकई कॉज ऑफ कंसर्न है। मगर मुझे लगता है कि भारत की गवर्नमेंट इस चीज से अभी अब परिचित है, और पूरा इस पे कार्रवाई हो रही है। और मुझे लगता है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हाथ पे हाथ बैठ के रखे हैं और जैसा जो कुछ होगा बांग्लादेश में देख लेंगे। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन अगर खराब होती है, और सिचुएशन में चीन और पाकिस्तान की दखल अंदाजी ज्यादा होती है, तो हम्म। वो भारत के पक्ष में नहीं है। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा कि क्या हो सकता है बांग्लादेश में। अगर बांग्लादेश में ऐसी गवर्नमेंट आ जाती जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के बरखिलाफ है, तो दो चीजें बहुत ज्यादा नुकसान डाल सकती हैं। एक तो वहां पर जो रोंगिया हैं 12 लाख के करीब, जहां पर यूएस एड भी देता वो बंद होगा। उसको आईएसआई रेडिकलाइज कर रही है। वो बांग्लादेश के अंदर तो घुस नहीं सकते, वो भारत की तरफ घुसाने की कोशिश हो सकती है आईएसआई की। वो भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार कॉज ऑफ कंसर्न है। और जो दूसरा कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो नॉर्थ ईस्ट में एक्सट्रीमिस्ट थे, ये 15 साल जो शेख हसीना का रूल था, उसमें इसने इनके कैंप उखाड़ के फेंक दिए थे वहां से। और ये जो शांति आई थी नॉर्थ ईस्ट में, इसका श्रेय शेख हसीना पे भी जाता है। तो ये जो अभी चिटागोंग के अंदर दोबारा रैकी हो रही है, चाहे वो बोडो मिलिटेंट्स हैं, एनडीएफ है, उल्फा है, पीएलए है, एनएससी आईएम है, एनएससी खपलांग है, अगर उन एक्सट्रीमिस्ट के दोबारा कैंप वहां पर चिटागोंग में हो जाते हैं, तो वो भारत की जो सुरक्षा के का बहुत ज्यादा नुकसान होगा नॉर्थ ईस्ट में। ये भी हमें देखना है। तो इसलिए भारत चाहेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि एक प्रोएक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव, और भारत के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे हों। तो हमें इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। और हम, मुझे लगता है भारत की फौज, भारत की जो गवर्नमेंट है वो प्रोएक्टिव है। जहां बात आती थी जो बांग्लादेश की फौज है, मुझे लगता है बांग्लादेश की फौज 30-40 साल के अभी जो है लास्ट में, वो हरदम यही रही है कि वो जो दखल अंदाजी नहीं देंगे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल गवर्नमेंट में। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छी पहल है डेमोक्रेसी की। हमें ये भी समझना चाहिए बांग्लादेश के अंदर हम्म। जो वहां पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, जिसको हम पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं, जैसे हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बीएसएफ, वो मेन रोल प्ले करती है क्योंकि वो बॉर्डर पे डिप्लॉयड होती है। बॉर्डर है, उसके अलावा फौज वहां पर बॉर्डर पे नहीं डिप्लॉयड है। फौज जो है वो इंटरनल काम में लगती है। मैं वहां 6 महीने रह चुका हूं, तो मैं ये आपको बता सकता हूं कि वहां पर ज्यादा एक्टिव रोल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश करती है। मगर यह सच्चाई है कि बांग्लादेश की फौज है उसका एक आप ये कह सकते हो कि रुबुआ है अभी भी बांग्लादेश में। मगर जिस प्रकार से जनरल जमान चल रहे हैं, वो एक बड़े मिच्योर्ड और प्रोफेशनल चीफ की तरह चल रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में क्या होगा, मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस पे प्रेशर आएगा। मोहम्मद यूनुस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मोहम्मद यूनुस हो सकता है कि खुद छोड़ के भाग जाएं, या मोहम्मद यूनुस पे इतना प्रेशर आएगा कि इलेक्शन जल्दी हो। इंक्लूसिव और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने के चांसेस बहुत हैं। हम्म। बांग्लादेश की जो फौज है वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करेगी।
भारत की जो गवर्नमेंट है वो बिना किसी के इन्वॉल्व हुए यकीन करे कि वहां पर इलेक्शन जो है बहुत फेयर हो, और जो भी सिलेक्टेड गवर्नमेंट आए, चाहे वो शेख हसीना की दोबारा गवर्नमेंट आए या बीएनपी की या किसी की, भारत उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेगा। मगर मुझे लगता है मोहम्मद यूनुस की ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस हर तरफ से फेल है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर आपका इकोनॉमी नहीं चला सकता और जो भारत के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रख सकता, और जबकि भारत में बांग्लादेश का पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, आपकी टेक्सटाइल, आपका फूड, आपका फ्यूल, आपका फर्टिलाइजर, आपकी बिजली, तो फिर अगर आप भारत के साथ ही रिलेशन खराब करेंगे तो फिर आपका इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो जाएगी, और मुझे लगता है यही कॉज ऑफ कंसर्न होगा उसके। और वो ही स्टूडेंट यूनियन जी। जिसने शेख हसीना के अगेंस्ट गए थे, वो समय दूर नहीं, वो फिर सड़कों पे आएंगे, वो मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस हर तरफ से फेल हो गया। तो तो मुझे लगता आप ये है कह कॉज रहे ऑफ हैं जी। कंसर्न है, जी। आ, कॉज ऑफ कंसर्न है चीन हाँ। और पाकिस्तान को लेकर, इसमें कोई शक नहीं। इसको हमें बहुत ही एक प्रकार से लेना चाहिए सीरियसली, मगर मुझे लगता है भारत की गवर्नमेंट हर तरफ से लगी होगी, और आने वाले समय में मुझे लगता है बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होंगे, और होंगे फेयर एंड फ्री इंक्लूसिव होंगे, नहीं तो वो इसका यकीन हो मतलब कि जाएगा। और उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि गृह युद्ध की स्थिति एक बार फिर से बन सकती है, सिविल वॉर जैसी स्थिति फिर से बन सकती है देवनाथ अगर जी। इलेक्शन नहीं कराते हाँ। और मोहम्मद यूनुस टालता है और वो इकोनॉमी को नहीं ठीक कर पाता, जिस लॉ तरह एंड से ऑर्डर की जिस सिचुएशन। जिस तरह से बांग्लादेश से शेख हसीना को भागना पड़ा, क्या उसी तरह से देवनाथ जी आप देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को भागना पड़ेगा? बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि न सिर्फ सवाल यहाँ पर इलेक्शन का है, बल्कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, टैरिफ के बाद तो अब और हालत खराब होगी। तो लोगों में आक्रोश अब इस बात को लेकर रहेगा कि साहब हमारी बुनियादी चीजें हमें नहीं मिल रही हैं। जी हाँ सुमित जी, एक चीज तो पक्का है कि बांग्लादेश में देर सबेर इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अगर मोहम्मद यूनुस यूँ सोचते हैं कि वो अपने इलेक्शन कमीशन से बात करके अगले 4 साल या 5 साल तक सर्वे सर्वा बने रहेंगे, ऐसा होगा नहीं। इलेक्शन या तो इस साल दिसंबर में होंगे या लेटेस्ट अगले साल जनवरी तक होंगे। इसका बहुत बड़ा कारण है कि वहां पर बहुत दबाव है। जो एफडीआई आती है बांग्लादेश में, वो इंग्लैंड से आती है, नेदरलैंड से आती है, कोरिया से आती है, चाइना से आती है। सबसे बड़ी बात, नॉर्वे बहुत बड़ी तादाद में वहां एफडीआई कराता है। तो नेदरलैंड्स, नॉर्वे, ये सब जोर डालेंगे कि इलेक्शन हो। और जिस दिन इलेक्शन हो गए तो ये सोचना कि कौन पावर में आएगा बहुत ही आसान है। अगर अवामी लीग को चांस दे दिया गया तो अवामी लीग 100% पावर में आएगी, क्योंकि वहां पर जो आम आवाम है, गरीब लोग, तबके के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और हिंदू आबादी जो है, सब अवामी लीग के साथ हैं। हाँ, अगर अवामी लीग को इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया तो 100% है कि बीएनपी पावर में आएगी। क्योंकि देखिए, जमात इस्लामी वगैरह, इनका कोई पॉपुलर बेस नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ये सिर्फ उग्रवादी संगठन है। ये लोग एक ही चीज कर सकते हैं, जमात या एनसीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशन की, एक साथ 10,000 लोगों को सड़क पर ले आए, 20 गाड़ियों में आग लगा दी। लेकिन अगर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होंगे तो जमात इस्लामी, एनसीपी, इन सब लोगों के जीतने के कोई आसार नहीं है। जीतेगी बीएनपी। तो जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो मोहम्मद यूनुस को शायद इज्जत के साथ एक दिन एक फेयरवेल पार्टी दी जाएगी और वो जहां से आए थे वहां चले जाएंगे। जी। फेयरवेल पार्टी दी जाएगी संजीव श्रीवास्तव जी, या फिर भगाया जाएगा? देखिए सुमित जी, मैं आपका जो प्रश्न था बेहद महत्वपूर्ण है और जिस पे हमने सभी ने डिस्कस किया। मैं इसको एक अन्य उदाहरण से आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। देखिए, मालदीव्स की जो स्थितियां थी वो भी भारत के लिए बहुत ही चुनौती का कारण बनी है। एक मोहम्मद अमीन करके वहां पे एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, जो कि चाइना की गोद में ही एक तरह से जाके बैठने का उन्होंने काम किया था। चाइना को बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट देते जा रहे थे, और चाइना के साथ उन्होंने काफी नजदीकियां बढ़ा ली थी। भारत के साथ बहुत ही एक बैर भाव जैसा उनका अप्रोच रहा करता था। लेकिन उस ऐसी स्थिति में भी तत्कालीन जो हमारी आज की जो सरकार है, उस समय 2018 की मैं बात करता हूं,
उस समय भी लगातार मालदीव्स के साथ अपने एंगेजमेंट को बनाए रखा था। लेकिन हमारा जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट था वो मालदीव्स की स्थितियों पर पूरी नजर थी और सारी स्थितियों के बारे में ज्यादा कुछ न कहे बिना हमारा जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट था वो मालदीव्स की स्थितियों को डील कर रहा था। और वहां पर अंततः परिणाम ये हुआ कि यमीन जो कि चाइना के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे थे, भारत के साथ जो है दूरियां खड़ी कर रहे थे, वहां की जनता ने उन्हें बाहर कर दी। और इसी तरीके की जो के अप्रोच के साथ भारत ने, चाहे वो नेपाल का इशू हो, चाहे वो बांग्लादेश का इशू है, सभी को डील किया है। भारत का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है वो लगातार मालदीव्स बांग्लादेश की स्थितियों पर नजर ही नहीं बनाए हुआ है, बल्कि पूरे एंगेजमेंट को करके रखा हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत की सरकार ज्यादा इसके बारे में ओपनली कुछ न कह के अपने जो कार्य को कर रही है। और भारत की सरकार का जो बिल्कुल उद्देश्य ये है कि बांग्लादेश में वहां पर कानून और व्यवस्था जो है बेहतर हो, वहां पर जो हिंदू कम्युनिटी की रक्षा हो और वहां पर ऐसा वातावरण बने कि वहां पर लोकतंत्र सुरक्षित रहे, जल्द से जल्द वहां पर इलेक्शंस कराए जाए। तो ये मेरा मानना है कि मोहम्मद यमीन की सरकार, जो मैं फिर से इस बात को रीएम्फसाइज करूंगा कि उन्हें अभी भी एक अवसर अवश्य मिला है। यदि इस अवसर का लाभ उठाते हुए वो बुद्धिमत्ता पूर्वक वो वहां पर डेमोक्रेसी को रिस्टोर कराने के लिए कार्य करते हैं तो अच्छा है। लेकिन यदि उन्होंने अभी भी इससे सबक नहीं लिया और जो साजिशें चल रही हैं रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, चाइना के द्वारा, उसको यदि उन्होंने सह देने का ही कार्य किया तो ये सरकार जो है इसका पतन हो जाएगा। ये स्पष्ट रूप से दिखता है, ये सस्टेन नहीं कर सकती। और इसकी जो प्रक्रिया होगी ये जाहिर है कि जिसको मैंने कहा कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का लगातार जो वो कार्य कर रहे हैं वो स्वयं से ही उसका पतन होगा। और जहां तक भारत की भूमिका की बात है तो जैसे कि मैंने स्पष्ट किया कि भारत की सरकार ज्यादा इसके बारे में ना कुछ कहते हुए लगातार संपर्क को बनाए हुए है। उसी तरीके से जैसे मालदीव्स के साथ हमने डील किया, जैसे नेपाल के साथ डील किया, वैसे ही बांग्लादेश के साथ भी डील कर रहे हैं। और अच्छी बात यह भी है कि ट्रंप प्रशासन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, अभी तुलसी गबार्ड भारत आई थी और उनके बयानों को यदि आप बहुत ही बारीकी से देखें तो उन्होंने जिस तरीके से वहां पर रेडिकल इस्लामिस्ट के बारे में कहा था कि वहां पर वो इस्लामिक खैलिफेट बनाना चाहते हैं और वो डायरेक्टर ऑफ यूएस नेशनल इंटेलिजेंस है, उन्हें सारी बातें पता है। तो ऐसे में अमेरिका का जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है वो भी लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहा है कि बांग्लादेश में किस तरीके से वहां पे लोकतंत्र को बचा के रखा जाए। तो ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक, मेरे असेसमेंट ही नहीं, मेरा ऐसा विश्वास है कि वहां पर जो स्थितियां सुधरेंगी और उसका एक बड़ा कारण वहां की सेना भी है और इस विश्वास का कारण वहां की सेना भी है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि वहां पर स्थितियां जरूर सकारात्मकता की तरफ बढ़ेंगी। मोहम्मद यूनुस यदि उसके साथ बढ़ते हैं तो वो अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। यदि उन्होंने साजिशकर्ताओं का साथ दिया, कट्टरपंथियों का साथ दिया, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो उसकी डीप स्टेट है पाकिस्तान का, उसका साथ दिया, तो ऐसे में वो अपने पतन को ही सुनिश्चित करेंगे, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। लेकिन यहाँ अब एक बड़ा सवाल ये है कि अब जो लालमोनिरहाट है जनरल साहब, या फिर जो पोर्ट है, या फिर बंदरगाह को लेकर पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं उसके लिए रास्ते खोल दिए गए, ये सारी चीज़ें क्या एक बार फिर से बदल पाएंगी अगर मोहम्मद यूनुस जाते हैं, शेख हसीना आती हैं, या फिर बीएनपी ही आती है चुनाव होने के बाद? बिल्कुल। देखो सुमित, एक चीज देखनी पड़ेगी जो अभी एग्जाम्पल भी दे रहे थे श्रीवास्तव साहब, एक प्रकार से मालदीव का, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। ये अगर कल को कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर आती है बांग्लादेश की तो भारत को उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने चाहिए और करेंगे। पर क्योंकि मोहम्मद यूनुस इलेक्टेड नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से दूसरी तरफ जाने, आप बड़ा बार बार इशारा करें कि चीन वहां पर सक्रिय हो रहा है, चीन वहां पर एयरफील्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को भी आईएसआई वहां पर आ रही है, बांग्लादेश चिटागोंग हिल्स के अंदर भी दोबारा एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये कॉज ऑफ कंसर्न है, मगर ये भी सच्चाई है, मुझे लगता है भारत की गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी से चली होगी। कई चीजें जो ओपन डोमेन में नहीं होती, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो रही होगी, हमने अपने कंसर्न उनको जाहिर किए होंगे, क्योंकि ये समझना चाहिए मोहम्मद यूनुस को, उनकी जो इकोनॉमी वो भारत पे काफी डिपेंडेंट है। अगर वो जितने टाइम भी रहते हैं, उनका खाना पीना, बिजली, पानी, फर्टिलाइजर, फ्यूल
और नहीं आपका जनरल साहब, जो मेरा टेक्सटाइल सवाल ये था, मेरा सवाल दरअसल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में जो चीज़ें हुई हैं वो बदल जाए। उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कट्टरपंथी ताकतें एक्टिव हुई, बॉर्डर पर बहुत सारी चीज़ें हमने देखा कि एक्टिव होने लगी, तो वो अचानक रातों रात फिर वैनिश तो नहीं होगा। देखो, टाइम लगता है। मैं आपको 1975 और की अगर बताता हूँ। बीएनपी या की सरकार आ जाती है तो शायद उन कट्टरपंथी ताकतों को। एक ये याद जी। रखना, बीएनपी सरकार भी इतना प्रो इंडिया नहीं होगी जितना एक प्रकार से शेख हसीना की अवामी लीग थी। हाँ, आप ये सोचते हो कि बीएनपी आते ही उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे? शायद नहीं। नहीं, मगर मैंने बीएनपी इसलिए जैसे कहा कि जैसे बीएनपी आती है तब तो और समस्या है कि जो अभी मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में जो कट्टरपंथी ताकतें एक्टिव हो गई हैं वो एक्टिव ही रह सकती हैं, शायद सक्रिय ही रहें। वो इसलिए नहीं होगी। वो जो श्रीवास्तव साहब बता रहे थे अब लागू होता है। अगर मान लो खुदा ना खास्ता बीएनपी की गवर्नमेंट आ जाती है और जो गवर्नमेंट होगी बांग्लादेश की, उसको बांग्लादेश को चलाना है और बांग्लादेश को चलाने के लिए भारत की मदद जरूरी है। उसके लिए क्या वो बांग्लादेश की एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट चल पाएगी, उसकी इकोनॉमी चल पाएगी? तो मुझे लगता है गिव एंड टेक करके होगा। ये सोचना कि बीएनपी भारत के बहुत प्रो होगी, ऐसा शुरू में नहीं होगा। मगर जैसे जैसे टाइम पास होगा उनको रियलाइज कराया जाएगा कि अगर भारत के साथ उस गवर्नमेंट के रिलेशनशिप होते अच्छे, जो भी गवर्नमेंट आती है बांग्लादेश में, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखे, वो दोनों देश के फायदे में। तो बीएनपी चेंज हो जाएगी। मगर इतनी जल्दी जो नुकसान करेगा अभी मोहम्मद यूनुस, उसको आप कह रहे हो कि भरपाई एक दिन में हो जाएगी, वो तो नहीं है। उसको टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा। और ये सच्चाई अभी हम क्या सोच रहे हैं, हम ये सभी सोच रहे हैं कि वहां पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, इंक्लूसिव हो, जिसमें अवामी लीग भी पार्टिसिपेट कर पाए और कहीं ना कहीं और प्रोएक्टिव रोल प्ले करे, एक प्रकार से केयर टेकर रोल प्ले करे, यकीन करे एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो अगर ये होता है बांग्लादेश में, तो फिर जो भी गवर्नमेंट आएगी बांग्लादेश की, भारत उसको मानेगा, भारत उसके साथ रिलेशनशिप रखेगा। और जो नुकसान मोहम्मद यूनुस ने किया है वो इतनी जल्दी तो दूर नहीं होगा, पर दूर होगा। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ, 1975 जब एक प्रकार से फादर ऑफ नेशन को मारा गया था, जिस प्रकार से वहां पर तख्ता बदला था, तो करीब करीब 10-15 साल जो रिलेशनशिप भारत के कोई खास अच्छे नहीं रहे थे। जो पहली बार शेख हसीना आई थी 1996 में, भारत के रिलेशन दोबारा ठीक हुए। जब खालिदा जिया भी आई तो उसके रिलेशन इतने खराब नहीं थे। उनको पता था कि भारत के साथ रिलेशनशिप रखना जो बांग्लादेश के लिए एक प्रकार से जरूरी भी है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है, जिसको कहते हैं इंडिया लॉ कंट्री। 90 to 95% उनका बॉर्डर बाहर से मिलता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें हो रही हैं। मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल में चीजें अभी है नहीं। मोहम्मद यूनुस एक प्रकार मुखड़ा है। मोहम्मद यूनुस मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर टिक पाएंगे। मोहम्मद यूनुस के ऊपर प्रेशर आएगा। मोहम्मद यूनुस की जो खुद की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो ऐसा लगता है कि अंडर कॉन्फिडेंट है, नर्वस है और जिटरी है। और ऐसे में मुझे लगता है कि भारत अपना बड़ा एक्टिव रोल प्ले करेगा। भारत उसको ऐसे नहीं छोड़ेगा कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान आ जाए, चीन आ जाए, होने दो। मुझे लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई पक्का हो रही होगी। इस चीज से ठीक मैं है सर। बिल्कुल देवनाथ जी क्लोजिंग कमेंट सर। शेख हसीना वापसी कर रही हैं, करेंगी, अमूमन कितने महीने आप मानकर चल रहे हैं? शेख हसीना की वापसी हो जाएगी इस साल दिसंबर तक, क्योंकि यूरोपियन देश जो हैं बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं बांग्लादेश की सरकार के ऊपर। अमेरिका की सरकार भी शायद मोहम्मद यूनुस की सरकार से ज्यादा खुश नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता, सीआईए और पेंटागन नहीं चाहते कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें सामने आए। तो शेख हसीना की वापसी दिसंबर इस साल तक हो जाएगी। इलेक्शन होंगे, शेख हसीना की अवामी पार्टी पावर में आ जाएगी। संजीव श्रीवास्तव जी, आप भी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ और मेरा भी मानना है कि बांग्लादेश में जो लोकतंत्र बहाल होगा, वहां पर जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो रिस्टोर होगी। और वो दिन अवश्य आएगा कि जब शेख हसीना स्वदेश वापसी करेंगी और वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और उसमें सभी जो दल हैं वहां पार्टिसिपेट करेंगे और सेना की जो भूमिका है बांग्लादेश की वो इसमें केंद्रीय होने जा रही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। देखते हैं दिसंबर का इंतजार और यकीनन शेख हसीना की वापसी के लिए माहौल बनना शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।